दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक सन बनाया हुआ है और एक हरा पौधा बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको CO2, O2, जल और खनिज मैंने दिखाया हुआ है। इन सब का आखिर इस पौधे में क्या काम है, इसकी चर्चा हम करते हैं इस वीडियो में और अपने वीडियो को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल बनाते हुए सारी जानकारियों को ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। पौधे स्वपोषी भी कहलाते हैं, परपोषी भी होते हैं, ये बात भी हम जान चुके हैं। तो जो स्वपोषी पौधा होता है, हरा पौधा होता है, स्वपोषी पौधा, वही पौधे कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उन्हीं पौधों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पौधे का हरा भाग सोलर एनर्जी को ग्रहण करता है। पौधे का हरा भाग सोलर एनर्जी को ग्रहण करता है। सोलर एनर्जी को ग्रहण करने के साथ साथ वह वायुमंडल से CO2 गैस को लेता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और भूमिगत जल यानी H2O। और वायुमंडल से CO2 एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, प्रोसेस करता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होती है। यहाँ मैंने देखा, देखिए इन किया हुआ है। इन का अर्थ है कि CO2 पौधे के अंदर जा रही है और O2 को मैंने आउट किया हुआ है। इसका अर्थ यह कि ऑक्सीजन निकल रही है पौधे से। ठीक है। तो मैंने किया है क्या बताया आपको कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 लेते हैं, भूमि से जल को लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति तो होती ही है क्योंकि हरा पौधा है। और इससे बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करते हैं। तो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पौधों में प्रोसेस जो क्लोरोफिल पर्णहरित की उपस्थिति में होती है, कौन सी क्रिया कहलाती है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब यह पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल हमेशा पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त मेरे भाई, वो C55H72O5N4 Mg होता है। यहाँ पे देखिए Mg लिखा हुआ है मैंने। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम जो तत्व है किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। पौधों की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वही कोशिका प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। हर पौधे का हर भाग प्रकाश संश्लेषण में नहीं भाग लेता। पौधे का वही भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है, उसके बाद नीला और बैंगनी। तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण सूर्य में 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों में से सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में होता है। ठीक है। रेड रेड कलर में सन रे जो आती है रेड वाली, उसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, जबकि बैंगनी में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। अब यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया है, यानी उपाप उपचयन की प्रक्रिया है ना। उपचयन और उपचयन की क्रिया है। तो जल का ऑक्सीडेशन होता है यानी उपचयन होता है, जबकि CO2 का रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है। तो इसमें उपचयन की क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों संपन्न होती है। तो इसमें जल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है। तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, एक तो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ इसमें हमारा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी जल का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 का रिडक्शन होता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन का अर्थ है ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन का अर्थ है ऑक्सीजन का निकलना। तो ये क्रिया संपन्न होती है। आइए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और अपनी जानकारी को हम पूरा करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होते हैं।
फिर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये टिश्यू प्लांट के जो टिश्यू प्लांट के अंगों की वृद्धि करते हैं, वृद्धि के लिए, यानी प्लांट का जो ग्रोथ है, उसकी लंबाई का बढ़ना, उसके आकार का बढ़ना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ये संभव होता है। रिस्पॉन्सिबल कौन सा है इसमें? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पौधों में वृद्धि के लिए, उसके आकार को बढ़ाने के लिए। जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, सिंपल टिश्यू यानी सरल ऊतक, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक। तो जो सरल ऊतक का कार्य होता है वो भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एवं भोजन बनाने का क्रिया सिंपल टिश्यू के द्वारा होता है। जबकि जो जटिल टिश्यू होते हैं इसका काम जल एवं खाद्य पदार्थों का पौधे के अन्य अंगों में संवहन करना। हमने जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना होगा। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। जाइलम जो कि जल का संवहन करता है, फ्लोएम जो कि फूड का संवहन करता है। जा से आप जल याद रखिएगा और फ्लोएम से आप फूड याद रखिएगा। फ्लोएम फूड का संवहन करता है, मतलब खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, और जल पहुंचाने का काम पौधे में किसका होता है? जाइलम का होता है। ठीक है, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अन्य जानकारी जैसे कि जाइलम और फ्लोएम की मैं दे रहा हूं, तो जाइलम यह ऊतक पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। यानी ये जड़ में भी पाया जाता है, तने में भी पाया जाता है और पत्तियों में भी पाया जाता है। फिर इसका काम क्या है? तो काम के लिए लिख लीजिएगा। इसमें देखिए जाइलम बना हुआ है, जाइलम में देखिए जा और ला छुपा हुआ है, यानी जा और ला है अर्थात जल। तो ये पौधों में जल एवं खनिज का ध्यान रखना है, जल के साथ ये खनिज का भी संवहन करता है। मतलब पौधों में जड़ से लेके पेड़, पत्तियों और तने तक पानी पहुंचाने का काम जाइलम के द्वारा किया जाता है। फिर ध्यान रखने वाली जो बात है मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में भूमिगत जल पौधों की पत्तियों तक जाइलम के द्वारा ही पहुंचता है। अब यदि किसी पौधे की आयु का पता करना हो तो जाइलम ऊतक के वार्षिक विलयन, हमने देखा है कि पौधे के तने को काटा जाए तो उसमें रिंग बनी होती है। इसी रिंग को हम एनुअल रिंग कहते हैं। और इसकी वार्षिक वलय, वार्षिक रिंग को यदि हम गिन ले तो हम पौधे की उम्र का पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक साल में एक बनी, दूसरे साल ये रिंग बनी, तीसरे साल ऐसी रिंग बनती जाती है, हर साल उसकी रिंग बढ़ती जाती है। तो उस रिंग की संरचना, जो जाइलम की संरचना होती है, उसके आधार पर हम पौधों की उम्र का भी पता लगा सकते हैं। तो जाइलम का काम कितना हो गया? दो काम हो गए। जाइलम जल का संवहन करना और पौधों की उम्र का पता लगाने के लिए भी हम जाइलम ऊतक की मदद लेते हैं। फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। तो फ्लोएम के ये क्या करता है? भोजन जो पौधा बनाया है, भोजन जो पौधों की पत्तियों ने बनाया है, उस भोजन को पहुंचाने, पूरे पेड़ पर पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो यह ऊतक पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। पाया तो हर जगह जाया करेगा, मतलब पत्तियों में भी पाया जा रहा है, तना में भी है और जड़ में भी है ये फ्लोएम। लेकिन काम क्या है इस फ्लोएम का? फ्लोएम का काम है पत्तियों में जो भोजन बना है उस भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये पोषक तत्व वाहक का काम करता है और पौधों की यांत्रिक सहायता भी तो देती है। पौधे को खड़ा रहने में फ्लोएम भी मदद करता है और जाइलम भी मदद करता है। लेकिन जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम किसका संवहन करता है मेरे दोस्त? फ्लोएम संवहन करता है भोजन का। चलिए ठीक है, अब हम पादप हार्मोन की बात करते हैं। पादप हार्मोन पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, यानी उनकी लंबाई को नियंत्रित करने का काम करते हैं। पादप हार्मोन, पौधों में अलग अलग टाइप के पादप हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और फ्लोरेंजेंस जो हार्मोन होता है, ये पादप हार्मोन कहलाते हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि ऑक्सिन के बारे में हम देखते हैं। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये तने वृद्धि में सहायता होता है और जड़ वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो ऑक्सिन का क्या काम होता है कि पौधों की जड़ में वृद्धि को नियंत्रित करेगा,
एवं तने की वृद्धि को बढ़ाएगा। यानी पौधों की जड़ में वृद्धि और तने में वृद्धि, इसका काम ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे तने का आकार बड़ा होना, छोटा होना ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही होता है। जिब्रेलिनस का काम क्या होता है? यह भी तने की वृद्धि में सहायता होता है, जो बौने पौधों को लंबा कर देता है। जिब्रेलिन, यदि मान लीजिए कि किसी पौधे की आकार लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो उसमें जिब्रेलिन हार्मोन से यदि आ जाता है या हम बाहर से दे देते हैं, तो पौधों की लंबाई में ग्रोथ होने लगता है। तो ये बौने पौधों को भी लंबा कर देता है। ठीक है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है पौधे में, तो पौधा बौना हो जाता है। यहाँ देखिए, पौधा छोटा था, जिब्रेलिन दिया हमने, तो पौधा लंबा हो गया। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? साइटोकाइनिन का मेन काम होता है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका के विभाजन के लिए, कोशिका के डिवाइडेशन के लिए हमको साइटोकाइनिन की ज़रूरत होती है। ऑक्सिन का काम है तने और जड़ की वृद्धि करना, उसको नियंत्रित करना कि ज़्यादा वृद्धि भी ना हो पाए। जिब्रेलिन के काम है लंबाई को बढ़ा देना। साइटोकाइनिन का काम क्या है? साइटोकाइनिन का जो काम है पौधों की कोशिका में विभाजन करना। अब एथिलीन का काम देखते हैं। एकमात्र ऐसा हार्मोन है एथिलीन, जो गैसीय अवस्था में होता है, जो फलों को पकाने में सहायता देता है। हम पौधों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, ये बात आपने सुनी होगी, और ये गैस के फॉर्म में होता है। तो यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है और फलों को पकने में सहायता प्रदान करता है। फ्लोरीजेंस की बात करते हैं। फ्लोरीजेंस इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन बोलते हैं, जो फूलों के खिलने में मदद करता है। फूल खिलाने मतलब यहाँ खाने से नहीं है, फूल को खिलने में। फूल को खिलने में यानी फूल जैसे सुबह सुबह उग रहा है, जैसे कमल का फूल है, और आपका रात में रानी का फूल है, सूर्य के प्रकाश से सूरजमुखी का फूल है। तो जो खिलने का काम है, उसका फूल को खिलने का काम है, वो फ्लोरिजेंस हार्मोन के कारण होता है। फिर एक नोट जो आपको याद करना चाहिए कि तने में जिस और अधिक मात्रा में ऑक्सीन होता है, उस और वृद्धि अधिक होती है। मतलब ऑक्सीन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वृद्धि पौधे में अधिक हो जाएगी। अगर जड़ में अधिक है तो जड़ में अधिक हो जाएगी वृद्धि, तने में है तो तने में अधिक हो जाएगी, और जड़ में इसकी अधिकता वृद्धि को रोकती है। लेकिन देखिए, अब अगर तने में है तो तना बढ़ेगा, अगर जड़ में है तो जड़ की वृद्धि होगी, जड़ की अगर वृद्धि होगी तो फिर किसकी? हमारे तने की वृद्धि नहीं हो जाता। तो पौधों की वृद्धि को ये रोक कब सकता है? जब ये जड़ में पाया जाता है। तो ऑक्सीन जब जड़ में होगा तो पौधे की तने में वृद्धि नहीं होगी। तो ये तने में वृद्धि में सहायक होता है और जड़ वृद्धि को नियंत्रित करने का काम क्या करता है? ऑक्सीन हार्मोन करता है। ठीक है, ये बात आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो पूरा देखना है। फिर इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, तो प्लांट डिसीजेस के बारे में हम बात करते हैं, यानी पादप में होने वाले रोगों की बात करते हैं। तो पादप का सबसे बड़ा कारक क्या होता है रोग का? वो होता है फफूंद यानी कवक। फफूंद के कारण जो पादपों में होने वाली बीमारी है, जैसे कि टिक्का रोग। टिक्का रोग फफूंद यानी कवक के कारण होता है। यह जो बीमारी है मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली की पत्तियों में देखिए टिक्का रोग लग गया है, पत्तियां खराब हो रही हैं। तो टिक्का रोग मूंगफली पर लगने वाला रोग है। कवक के द्वारा एक और रोग होता है प्रचलित रोग, जिसको खैरा रोग कहते हैं। अब खैरा रोग आप जानते हैं, खैरा रोग धान की खेती पर होता है। तो धान का प्रसिद्ध रोग है खैरा, जो जिंक की कमी के कारण होता है। ठीक है, यह माफ करिएगा, खैरा जो रोग है जिंक की कमी से होता है, जबकि टिक्का जो रोग है फफूंद की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्लैक हार्ट रोग के पास पहुंचते हैं। तो ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है ना। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। मार्स जो रोग होता है मटर में होता है। मटर में होने वाला रोग है जो मैग्नीज की कमी के कारण हो जाता है यह रोग।
वाइट बड की बात करें तो वाइट बड जो रोग है वो मक्का में होने वाला रोग है और जिंक की कमी के कारण यह रोग होता है। जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली बनती है, जिससे इसे सफ़ेद कली नामक रोग भी कहा जाता है। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद हमको कली दिखाई दे रहा, तो इसे सफ़ेद कली रोग कहते हैं। वाइट बड यानी जिंक की कमी से होने वाला रोग है। येलो बेन मोजेक रोग ये भिंडी की बीमारी है, भिंडी की मुख्य समस्या है और यह विषाणुजन्य रोग है, यानी विषाणुओं के द्वारा होता है। सफ़ेद मक्खी इसकी वाहक होती है। ठीक है, तो ये येलो भिंडी की बीमारी है, विषाणुओं के द्वारा फैलने वाली प्रमुख बीमारी है। ब्लैक रस्ट की बात करें तो ब्लैक रस्ट जो बीमारी होती है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये गेहूं से संबंधित बीमारी है। तो गेहूं की गुणवत्ता की कमी कर देता है ब्लैक रस्ट रोग। इसके अलावा करनाल बंट रोग और टुंडू रोग भी गेहूं की ही बीमारियां हैं। जबकि वाइट रस्ट की बात करें तो वाइट रस्ट सरसों की बीमारी है, यानी मस्टर्ड मस्टर्ड यानी सरसों का प्रमुख रोग वाइट रस्ट रोग है और यह कवक जनित रोग है जो जिस्टोपस कवक के द्वारा फैलाया जाता है। तो जिस्टोपस नामक कवक के द्वारा वाइट रस्ट रोग क्या किस में होता है? सरसों में होता है। ठीक है, इसके अलावा जो लाल सड़न रोग है, ये गन्ने की प्रमुख बीमारी है। तो लाल सड़न गन्ने में होता है, कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है। इस रोग के कारण गन्ने के तने और पत्तियां में लाल धारियां पड़ जाती हैं। गन्ने में आपने अक्सर देखा होगा कि धारियां पड़ जाती हैं, जो कि लाल सड़न रोग के नाम से जाना जाता है और ये कवक के द्वारा यानी फफूंद के द्वारा होने वाली बीमारी है। इरगॉट रोग की बात करें तो ये बाजरे की प्रमुख बीमारी है जो कि कवक के कारण होती है। तो आप देख पा रहे हो कि पौधों में सर्वाधिक बीमारियां कवक यानी फफूंद के कारण ही हो रही हैं, जो हमने शुरुआत में ही देख ली थी। इसके अलावा हम टेस्ट की बात करें तो जो मुख्य टेस्ट आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं से हमने यहाँ पे सवाल लिया है और उसके आंसर को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आंसर मैंने लाल रंग से कर दिया है, तो आपको आंसर देखने में भी सहायता होती है, जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पादप जो रोग होता है, पादपों का रोग सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? फफूंद है यानी कवक है। टिक्का रोग किस में होता है? तो बताइए। टिक्का रोग मूंगफली में होता है, पत्तियों में हो जाता है टिक्का नामक रोग, है ना। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में पोषक वाहक का काम करता है? तो पोषक वाहक का काम यानी खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ठीक है, ये बात आपने देख लिया। जबकि जाइलम का क्या काम था? जल पहुंचाने का काम था। वीडियो को अगर आगे बढ़ाते हैं तो एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? एक वृक्ष की आयु इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक वलयों की पता लगाकर। वार्षिक वलय वही एनुअल रिंग है जो कि जाइलम की बनी होती हैं। तो ये हमारा सही उत्तर बी हो गए, यानी वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग का पता करके हम पौधों की उम्र का पता लगा सकते हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? तो पानी ऊपर जाइलम टिश्यू के द्वारा चलता है। जाइलम यानी जल का संवहन किसके द्वारा होता है? हमारे जाइलम के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस, है ना। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और ऑक्सीजन का काम पौधों के लिए क्या होता है? श्वसन के लिए पौधे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे इस्तेमाल करते हैं। वही ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है वो जल से आती है, H2O से आती है, यानी हाइड्रोजन से। हमारे पौधे तो CO2 ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और H2O से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, तो जल से होता है। इसके अलावा प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीले रंग का और लाल रंग का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है और लाल रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि नीले रंग में सबसे कम। ये चीजें आपको बैंगनी रंग में सबसे कम होती है, लाल और नीला, उसके बाद बैंगनी का नंबर आता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण करने कहलाती है। बच्चों वाला क्वेश्चन है।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है? तो लाल रंग का प्रकाश है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, तो प्रकाश के द्वारा होता है। पौधों में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो पौधों में फ्लोएम का कार्य भोजन का संवहन करने के लिए होता है। इसके अलावा आपको जो चीज़ यहाँ पे दिखे दी गई कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। और साइटोकाइनिन का काम आप जानते हैं कि क्या होता है? साइटोकाइनिन का काम कोशिका का विभाजन करना होता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसके कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण मक्का में ये बीमारी हो जाती है। करनाल बंट रोग किसका है? करनाल बंट रोग हमने देखा है अभी अभी कि गेहूं में होने वाली प्रमुख बीमारी है। इसके अलावा आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है? तो आलू में ब्लैक हार्ट नामक बीमारी जिंक की माफ़ करिएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण O2 की कमी के कारण होने वाली बीमारी यानी ऑक्सीजन। येलो वेन मोजेक जो गंभीर बीमारी है वो भिंडी की गंभीर बीमारी है, जिसको यूपीपीसीएस में पूछा गया है मेंस 2016 में। तो भिंडी की प्रमुख बीमारी है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।